अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। पंजाब का सियासी मैदान इस वक्त तमाम जमातों के लिए महवे नजर बना हुआ है। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी समेत मुल्क की तमाम बड़ी जमातें पंजाब पर नजरें मरकूज किए हुए हैं। रोज नए इत्तेहाद और मुल्क भर से मुख्तलिफ जमातों में शमूलियत, सीट एडजस्टमेंट की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा नुमाया जमात मुस्लिम लीग नून है, जो अपनी जमात की जरूरत के हिसाब से मुख्तलिफ छोटी जमातों से इत्तेहाद बना रही है। आज मुस्लिम लीग नून ने मुश्किल वक्त में साथ निभाने और पूरी गेम तब्दील करने वाली जमात मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं से मुलाकात की है। आज 15 बरस बाद नवाज शरीफ मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से मिलने उनके घर पहुंचे। इस मुलाकात में जहां नवाज शरीफ ने चौधरी शुजात की तबीयत दरियाफ्त की, वहां चौधरी शुजात की वालिदा की वफात पर ताज़ियत की, जिसके बाद सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी गौर किया गया। इत्तलात हैं कि काफ लीग की जानिब से मुतालबा किया गया कि जिन सीटों से हमारे लोग जीते थे, ना सिर्फ वो हमें दी जाए, बल्कि गुजरात, सियालकोट, मंडी, बहाउद्दीन और हाफजाबाद में भी सीटें दी जाए। लेकिन अभी तक नून लीग और काफ लीग के दरमियान पंजाब असम्बली की 3 मुतज़ाद राय ये कहते हैं कि पंजाब असम्बली की 3 है और कौमी असम्बली की 1 नशस्त है, जिस पर सीट एडजस्टमेंट के हवाले से मुशावरत हुई है। और ज़राए के मुताबिक नून लीग तारिक बशीर चीमा के मुकाबले में कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। चकवाल से साबिक रुकन कौमी असम्बली रहने वाले चौधरी सालिक की सीट पर भी सीट एडजस्टमेंट हो चुकी है, जबकि चौधरी शाफे गुजरात से इलेक्शन लड़ेंगे। ताहम मुलाकात में मौजूद चौधरी वजाहत के बेटे और साबिक रुकन कौमी असम्बली हुसैन इलाही की सीट पर कोई मुशावरत नहीं हुई है। दोनों तरफ से इस पर बाद में मुशावरत पर इत्तफाक किया गया है। ज़राए ने बताया कि मुलाकात में तय पाया कि दीगर 2 सूबाई असम्बली की नशस्तों पर जनाब चौधरी शुजात देंगे, उसी की सीट कन्फर्म होगी। इसके लिए चौधरी शुजात ने दोनों बेटों का नाम दिया है। उनके मुकाबले में नून लीग का कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं होगा। और इत्तलात के मुताबिक ये भी तय पाया है कि अगर चौधरी सालिक कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे तो उनके नीचे 2 सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवार नून लीग के होंगे, जबकि तारिक बशीर चीमा के नीचे 2 सूबाई असम्बलियों पर भी नून लीग के उम्मीदवार होंगे। इस मुलाकात के बाद दोनों जानिब से मीडिया से बातचीत से इज्तनाब किया गया, लेकिन अयाज सादिक ने कुछ लम्हों के लिए बात करते हुए सिर्फ ये इत्तफा किया कि मुलाकात में सिर्फ तबीयत दरियाफ्त की गई है, सीट एडजस्टमेंट के हवाले से कोई बात नहीं। मुस्लिम लीग काफ पंजाब के सेक्रेटरी जनरल चौधरी शाफे हुसैन भी इस मुतालिक यही कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ की आमद का मकसद सिर्फ और सिर्फ चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त करना था। सीट एडजस्टमेंट के हवाले से कोई बात नहीं हुई और उस हवाले से मामला बहुत पहले से ही नून लीग के साथ तय पाए हुए हैं। कौमी असम्बली की 4 से 5 नशस्तों की बात वो कर रहे हैं, सूबाई असम्बली की 8 नशस्तों पर सीट एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं। ताहम अभी तक सीट एडजस्टमेंट से मुताल्लिक एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है और आने वाले दिनों में जो हालात हैं वो मज़ीद वाज़े हो जाएंगे। लेकिन अभी तक दोनों तरफ से जो कॉन्फर्मेशन है वाज़े तौर पर कि कितनी सीटों पर जो है मुशावरत हो रही है, कितनी सीटों पर बातचीत जारी है और दोनों तरफ से कौन कौन से उम्मीदवार होंगे और उनके मुकाबले में कोई कंटेस्ट करेगा या नहीं करेगा। अब बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून इस वक्त फेवरेट जमात है और इसीलिए इलेक्शन से कबल जमात में मौजूद सियासी ख़ानदानों की अपनी नई नस्ल को जानशी बनाने का मामला आम इंतखाबात 2024 के तनाजुर में ज़ोर पकड़ने लगा है, जिससे ये जमात जमहूरी से ज़्यादा मौरूसी सियासी जमात का तासुर भी दे रही है और ये आवाज़ें खुद पार्टी के अंदर से उठ रही हैं। अगली नस्ल को सियासी विरासत मुंतकिल करने की जल्दी मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किलात खड़ी कर रही है। ऐसर इकबाल, दानियाल अजीज़, हनीफ अब्बासी, चौधरी तनवीर, राना सनाउल्लाह, सैफ अल मलूक खोकर समेत मुतअद्दिद लीगी रहनुमा अपने बेटों, बेटियों और रिश्तेदारों को टिकटें दिलवाने के लिए सरगर्म हैं। इसी वजह से मुख्तलिफ हलकों में टिकटें लेने की ख्वाहिशमंद फरीकैन पार्टी की आदत से नाला भी दिखाई दे रहे हैं। जिन्हें टिकट मिल सकती है वो हतमी यकीन दहानी ना करवाए जाने पर नाला है और सवाल उठा रहे हैं कि जिन्हें अपने बच्चे सियासी मैदान में उतारने हैं वो अपने ज़ाती हलकों में ये शौक़ क्यों नहीं पूरा करते। यही नहीं बल्कि वाकिफ़ान हाल ये भी कहते हैं कि मखसूस नशस्तों पर भी कारकुन ख़वातीन की बजाय चंद मखसूस ख़ानदानों से नामजदगियों पर इजहार नापसंदीदगी कर दिया गया है। मामले की संगीनी भापते हुए मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत ने नोटिस ले लिया और लीगी रहनुमाओं के ख़ानदान भी टिकटों के तनाज़ात के हल के लिए कमेटियाँ तश्कील देने का फैसला कर चुके हैं। दूसरी तरफ इंपॉर्टेंट चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफीन भी हैं। वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के उस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में भी नून लीग का और उस वक्त की इत्तेहादी PDM का साथ दिया था, वो भी नून लीग से टिकट की ख्वाहिशमंद हैं। लेकिन अब देखना ये कि नून लीग अपने साल से साथ काम करने वाले वर्कर्स को और लीडर्स को टिकट जारी करती है या फिर उन मुनहरिफीन को टिकट इशू किया जाता है, क्योंकि ये बाई इलेक्शंस के अंदर भी देखा नून लीग ने ये दाग के 20 हलकों पर इलेक्शंस हुए और 15 पर मुनहरिफीन को टिकट देने की वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हार गई थी। राजा रियाज का हलका उनमें से एक है। एक तरफ राजा रियाज है, दूसरी तरफ राना अफजल के साहबजादे राना एहसान अफजल उसी हलके से टिकट के ख्वाहिशमंद भी हैं। अब राना अफजल साहब के साहबजादे राना एहसान अफजल जो बड़े दरीना कारकुन हैं, एक दरीना कारकुन के साहबजादे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, उनको टिकट मिलती है या फिर राजा रियाज साहब को टिकट मिलती है जो अपोजिशन लीडर भी थे और उनकी सरपरस्ती और क़यादत के अंदर बहुत सारे मुनर्रफीन PTI के PDM का हिस्सा भी बन गए।
लेकिन इस सारे मामले के अंदर इंपॉर्टेंट चीज यह है कि एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पूरे मुल्क में छोटी बड़ी जमातों से मिल रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है कि सोलो फ्लाइट कर रही है। यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से आज ना सिर्फ कराची के अंदर एमक्यूएम के साथ सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत हुई और एक हतमी फ्रेमवर्क तय हुआ है, बल्कि पंजाब में भी मुस्लिम लीग काफ के साथ ये सीट एडजस्टमेंट की बातें चल रही है। दूसरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लग ये रहा है कि अलहदा ही अपना एक रास्ता लिए हुए है। इस सारे मंजरनामे में पीपल्स पार्टी कहां है, बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म कमर ज़मान कायरा साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कायरा साहब, सबसे पहले तो यही सादा सा सवाल है कि एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, लीगी कायद हैं, खैबर से कराची तक छोटी बड़ी जमातों से मुलाकातें कर रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत हो रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सारे सीन से आउट है। लग रहा है कि पीपल्स पार्टी सोलो फ्लाइट ले रही है। क्या वाकई पीपल्स पार्टी इस सियासी गहमा गहमी के माहौल में सोलो फ्लाई करने का इरादा रखती है? जी, सोलो फ्लाइट तो हर जमात अपनी अपनी इलेक्शंस में जाके लड़ती है जी। पीपल्स पार्टी भी अपने तौर पे जिन जमातों के साथ मुनासिब समझेगी राब्ते कर लेगी, और इलेक्शन में तमाम जमातें अपने अपने इलेक्शन लड़ती हैं। अगर कुछ जमातों को ये होता है कि उनके पास या उनकी पोजीशन किसी जगह पे कमजोर है तो वहां वो अपनी एडजस्टमेंट्स कर लेती हैं। पीपल्स पार्टी भी जहां जरूरी समझेगी कर लेगी। मुस्लिम लीग अपना काम कर रही है, उनको करना उनका हक है, वो बिस्मिल्लाह, मुबारक हो उनको। लेकिन कायरा साहब, ये सोलो फ्लाइट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जाती फैसला है या कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है जिसे कैपिटलाइज कर सके? मैंने अर्ज किया ना जी कि ये कोई कंपल्शन नहीं होती कि हम क्यों नहीं कर रहे। जिसको हम अपनी पॉलिटिक्स के लिए जरूरी और बेहतर समझते हैं वो रास्ता इख्तियार करेंगे ना। ये आपकी ऑब्जर्वेशन है, आपका अपना हक है, आप रखिए। नहीं, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, कंपल्शन तो कोई नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ये पोस्ट कर रही है कि जैसे अभी से ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठने की तैयारी कर रहे हैं। ये आपका ख्याल है, हमारा तो नहीं है। कायरा साहब, इंतखाबात में तो परसेप्शन मेकिंग और नैरेटिव बिल्डिंग ही होती है। आपको नहीं लगता कि इस तरह की सोलो फ्लाइट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो मौसर नैरेटिव बिल्डिंग या परसेप्शन मेकिंग में नाकाम रही है? कि जो भी जमात अपना नुक्ता नजर जानती है वो बेहतर फैसला करती है। पीपल्स पार्टी ने जिस चीज को अपने लिए बेहतर समझा, हमने वो फैसला किया है। मियां साहब को इस वक्त जो फैसिलिटेशन है उसकी अपनी उसके कई डांडे मिलते हैं, लिहाजा ये कोई जरूरी नहीं है कि पीपल्स पार्टी उनको फॉलो करेगी या वो हमें फॉलो करेंगे। हमने अपना नुक्ता नजर लेके चलना है, उन्होंने अपना। आपकी दानिश में आपके अंदाजे के मुताबिक हमारा नुकसान हो रहा है तो ठीक है, आपके ख्याल में है। पीपल्स पार्टी जिसको बेहतर समझती है, हम इंशाल्लाह उस परसेप्शन को बेहतर बिल्ड कर लेंगे, डोंट वरी। देखें ना कायरा साहब, एक तरफ आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना नुक्ता नजर है, ठीक है, आप अपना नुक्ता नजर रखने में हक बजाने पे, लेकिन दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फैसिलिटेशन हासिल है, यानी जो सहूलतकारी हो रही है, उससे तो परसेप्शन यही बिल्ड कर रहे हैं कि नून लीग की जानिब हवाओं का रुख है। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि ये परसेप्शन जो एक पीएमएलएन के लिए आप क्रिएट कर रहे हैं, दूसरा अपने हम मुबहम रखे हुए हैं, इससे अल्टीमेटली फायदा तो पीएमएलएन को नहीं पहुंचा रहा है। ये जो हवाओं का रुख उनकी तरफ है, ये हम नहीं चाहते कि इस तरह हमारे लिए हो। हम तो उनको भी कह रहे हैं कि आपके लिए नुकसानदेह होगा। कायद साहब, नून लीग अगर आज को कंट्री वाइड कैंपेन पे है, मुख्तलिफ जमातों से मिल रही है, लीगी कायद आज 15 साल बाद जाके चौधरी बरादरान की रिहाइशगाह पर जा पहुंचे, तो किसी इंस्ट्रक्शंस पे कर रहे हैं या सेट अरेंजमेंट के तहत हो रहा है? ये करने को कहा गया है नून लीग को? देखिए, ये तो मुझे नहीं पता, तो आप बेहतर जानते हैं। मैं तो ये नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग के लिए जो आसानियां पैदा की गई हैं या की जा रही हैं, उसका इकरार खुद मुस्लिम लीग भी कर रही है, ये कहते हुए कि हमारे साथ माजी में ज्यादतियां हुई, अब उसका अजाला हो रहा है, रिड्रेसल हो रही है। और जो बात मैं कह रहा हूँ, मुझसे पहले इस मुल्क के सारे मीडिया ने मियां साहब की लंदन से रवानगी से लेके आज तक ये बातें ऑब्जर्व की हैं। लिहाजा मैंने कोई ऐसी बात या मेरी जमात ने कोई ऐसी बात ऑब्जर्वेशन नहीं की जो बाकी लोग नहीं कर रहे या मीडिया नहीं कर रहा। तो मैं किसी खास, मेरी जमात की क़यादत भी बाकी क़यादतों से मिली है, जहां जहां वो मुनासिब समझ रहे हैं तो वो मिलेंगे। और जिस मामले को, वो पाकिस्तान की सियासत सिर्फ ये नहीं है कि आज क्या है, कल भी देखना है, परसों भी देखना है, और आपने अपने रास्ते अलग ने अपने रास्ते से बहकना भी नहीं है, आप अपने रास्ते पे चलना भी है। तो कायद साहब, अभी हालात किसी इत्तेहादी हुकूमत की तरफ बढ़ रहे हैं? बज़ाहिर तो यूं ही लगता है कि किसी जमात की अक्सरियत नहीं आ सकेगी और उसके नतीजे में कोई इत्तेहादी हुकूमतें बनेंगी। ये हमारे पिछले कई सालों से पाकिस्तान का तजुर्बा यही रहा, अनलेस के किसी जमात को आउटराइटली बहुत ज्यादा सपोर्ट दे के
कोई इतना ना ऐसा हालात पैदा कर दिए जाए। इस वक्त जो सूरत हाल है वो बज़ाहिर किसी जमात की भी 172 सीट्स आती नजर नहीं आती, लेकिन ये हमारा अंदाजा है, कल क्या होगा ये पाकिस्तान के अवाम का फैसला होगा। तो व्हाट हैव यू डिसाइडेड सर? अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतखाबात से पहले इत्तेहाद में नहीं होती तो इंतखाबात के बाद मुमकिन है? जी अगर कल फर्ज करें, पहली बात तो यह है कि हम इस बात को इंतखाब से पहले रूल आउट तो नहीं कर रहे, अभी तो चल रहा है सारा प्रोसेस। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम लीग ने सिंध के अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स की हैं और आज उन्होंने वहाँ एमकेएम के साथ हुई है, यहाँ उन्होंने चौधरी शुजात साहब के साथ एक कमेटी बनाई है। अब इन कमेटियों से क्या निकलता है, एमकेएम के साथ जो उनकी सूरत हाल थी वहां पे भी वो एमकेएम कोई नाला ही है, लेकिन वो उनका हक है, बिल्कुल बिस्मिल्लाह वो अपने लाइसेंस बनाए, पीपल्स पार्टी भी देखेगी। लेकिन पोस्ट इलेक्शन अगर ऐसा ही होता है जो हमारा ख्याल है, जो मीडिया का भी बाय एंड लार्ज जनरली इस मुल्क के एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि किसी जमात की अक्सरियत आने का अमकान नजर नहीं, तो अगर किसी जमात की अक्सरियत नहीं बनती तो फिर मिक्स्ड हुकूमतें बनेगी। ये जब वो वक्त आएगा फिर देखा जाएगा कि कौन सी जमात हुकूमत लीड कर सकती है, हुकूमत बना सकती है। हो सकता है वो मेरी जमात हो सकता है कोई और जमात हो, और फिर देखा जाएगा कि किस किस जमात का अलायंस बनता है। अभी इसके बारे में कुछ कहना बहुत कबल अज़ वक्त है। बट ऑब्वियसली सम पार्टीज हैव टू बी इन द ऑपोजिशन, कुछ ऑपोजिशन बेंचेस पर भी कुछ लोग बैठे होंगे। कार्य साहब, ये मैंने अर्ज किया ना, ये डिपेंड करेगा ना, ये डिपेंड करेगा उस वक्त इलेक्शन के बाद। अभी तो बहुत ज्यादा बहुत कबल अज़ वक्त बात है ना, तो ख्याल के घोड़े ही है ना खाली। अच्छा, वैसे बहुत ज्यादा कबल अज़ वक्त भी कार्य साहब नहीं है, मतलब आपको लग रहा है बहुत ज्यादा? क्योंकि कुछ ऐसे सेंटिमेंट्स भी हैं, जैसे मौलाना ने कहा 2 सूबों के अंदर तो बड़ी बदअमनी है, ऐसे में कैंपेनिंग कैसे करें? तो आपको लग रहा है कि अभी भी दिल्ली दूरस्थ? नहीं, मैंने ये कहा बहुत दूर इसलिए कि बहुत दूर अभी इसके वजूद नहीं है ना। इस प्रपोजिशन पे बहस करना एक बड़ा कमजोर मफरूजा है कि कल कौन कौन इत्तेहादी होगा, कल कौन अपोजिशन में होगा। इंतखाबात तो हो रहे हैं ना कार्य साहब? सर इंतखाबात तो हो रहे हैं, इंतखाबात के नताइज के बाद ही फैसला होगा ना कौन कौन सी हुकूमतें जमातें इकट्ठे होकर हुकूमत बना सकती हैं। जो इकट्ठे नहीं होंगे वो अपोजिशन में बैठ जाएंगे। ठीक, अच्छा सर, लास्टली ये जिनसे अब मुलाकातें हो गई, फॉर एग्जांपल पंजाब में चौधरी बरादरान से, उधर एमकेएम से, तो क्या इसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इन्हीं से मिलने का इरादा रखती है? क्योंकि अभी तो कमेटीज बनी है सीट एडजस्टमेंट्स के हवाले से, तो क्या आप भी कोई किसी बार्गेनिंग पोजीशन में आएंगे इनके साथ? बार्गेन तो है मुनासिब लफ्ज नहीं है, लेकिन देखेंगे कि हमारी जमात ने क्या फैसला करना है। अभी तो मुस्लिम लीग के लिए भी बहुत सारी जगहों पे ये प्रॉब्लम्स आए कि जहां जहां वो एडजस्टमेंट्स की बातें कर रहे हैं वहां उनकी अपनी जमात के अंदर भी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है, उनको भी कई तरह के मसाइल का सामना होगा। तो देखेंगे क्या आता है रिजल्ट। बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब। कमर जमान कायरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पत्थर पर लकीर और सख्त हिदायत के इलेक्शंस के बारे में कोई अबहाम पैदा ना किया जाए, इसके बावजूद मुल्क के सफ़े अव्वल के सियासतदान बार बार इलेक्शंस के हवाले से शुकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं, बल्कि ढके छुपे अल्फाज में इसे मुलतवी करने का मुतालबा भी कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान इस हवाले से क्या राय रखते हैं, उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। 2 सूबे इस वक्त बदअमनी के लपेट में, डेरा इस्माइल खान में, टांक में, लक्की मरवत में कोई पुलिस नहीं है। रात को सारे इलाके जो है मुसल्लह लोगों के हाथ में होते हैं, दिन को पुलिस आ जाती है। तो इस सारे सूरत हाल में क्या इंतखाबी मुहिम चलाई जा सकेगी, एक सवाल है। इसका ये माना नहीं है कि हम इलेक्शन मुलतवी करना चाहते हैं, लेकिन इलेक्शन का माहौल तो दिया जाए ना। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तकरीबन 17 के करीब दरखास्तें मौसूल हुई हैं, जिसमें इलेक्शन मुलतवी कराने की दरख्वास्त इस्तदा की गई है। दूसरी जानिब फंड्स और सिक्योरिटी की कमी का बहाना किसी हद तक रफा हो चुका है, क्योंकि वजारत ख़जाना ने इलेक्शन कमीशन को 17 अरब से ज़ायद के मजीद फंड्स जारी कर दिए और सिक्योरिटी फरामी के लिए भी मरासला लिखा जा चुका है। उम्मीद की जा रही है कि इलेक्शन के लिए दरकार सिक्योरिटी का मसला भी जल्द हल कर लिया जाएगा। इस सारे मामले पर बात करेंगे इस वक्त सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम दुरानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। दुरानी साहब, सबसे पहले तो आपने एक स्टेटमेंट दिया, आपने कहा कि इलेक्शंस अगर रुके तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUIF और मुस्लिम लीग नून रुकवाएंगे। क्या आप इलेक्शंस रुकवाने की को ग्राउंड्स मौजूद है? तो ख्याल है कि कोई ग्राउंड मौजूद नहीं है और ना ही रुकने चाहिए। जो रुकने की बातें हो रही हैं वो मुख्तलिफ क्वार्टर्स की तरफ से आ रही हैं और वो वही क्वार्टर्स हैं जो इन्हीं मतलब रेफरेंसेस से जिक्र में आ रही हैं। लेकिन मेरा जो इसके बारे में बड़ी कंसिडर्ड ओपिनियन है वो ये है कि ये बहुत ही एक नुकसानदेह अमल होगा
जो कि इन पार्टियों के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह होगा। लेकिन ये भी हमें पता है कि अगर ये पार्टियां इंसिस्ट करेंगी कि इलेक्शंस हों तो फिर हो भी जाएंगे। बट सर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शेड्यूल देने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन को जो रिक्वायर्ड फंड्स थे वो इशू कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह चुकी, पत्थर पे लकीर है। तो फिर ये जमातें चाह कर भी क्या इलेक्शंस रुकवा सकती हैं, जो आप कह रहे हैं? सुबाई तो रुकवा दिए थे, अल्लाह करे ये ना रुकवा सकें। व्हाट आर यू लुकिंग एट जुरानी साहब? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इंशाल्लाह 8 को एक नए इलेक्शंस होंगे और उसके बाद जो है एक फेयर एंड फ्री इलेक्शंस के नतीजे में एक ऐसी हुकूमत बनेगी जिसकी क्रेडिबिलिटी होगी। लेकिन अभी तक इलेक्शनरिंग की जो कैंपेन है उसके अंदर अभी तक जितना फ्री हैंड मिलना चाहिए तमाम पार्टीज को उतना नहीं मिल रहा। नहीं, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या इवन लेट्स से पीएमएलएन या जेयूआईफे के लिए कंडीशंस बड़ी फेवरेबल हैं, तो सवाल मेरा सादा सा है, सर ये क्यों चाहेंगे कि इलेक्शंस रुके या डिले हों? उनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिवली तो फेवरेबल हैं, पब्लिक वाइज फेवरेबल नहीं लग रहे। तो पब्लिक होता तो ये इलेक्शंस उनकी के अंदर जो जिसको इलेक्शनरिंग कहते हैं, वट एवर द सिचुएशन में भी, अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली बात ठीक हो, हवाओं का रुख आपकी तरफ हो, तो व्हाट एल्स डू यू नीड? हाँ, इसमें थोड़ा सा इस दफा जो पब्लिक है ना सेंटिमेंट, वो उसकी जो वॉल्यूम है या उसकी स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ी ज्यादा लग रही है। इसलिए इन्हें अगर तो ये इस वक्त तमाम पार्टीज को फ्री हैंड दे दें और एक कैंपेन सबकी इक्वल शुरू हो जाए, किसी की कुर्सियां ना उठाई जाएं, किसी की डिस्टॉर्शन ना की जाए, तो मेरा ख्याल है कि वो भी इन्हीं के लिए फेवरेबल हालात बन जाएंगे उससे भी। लेकिन और इसीलिए जो मैंने नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था वो इसीलिए दिया था कि तमाम पार्टीज इलेक्शन से पहले एक दफा मिल बैठे और पाकिस्तान के इंटरेस्ट में दे शुड प्लान समथिंग गुड फॉर द पाकिस्तान। और उससे ये होता है कि स्ट्रेसेस भी रिमूव हो जाती हैं और जो इस वक्त एक परसेप्शन बन रहा है कि जी किसी को फ्री हैंड दिया जा रहा है, किसी को नहीं दिया जा रहा, वो भी खत्म हो जाता। बट एट द सेम टाइम मेरा ये ख्याल है कि जो ही इलेक्शन शेड्यूल आ जाएगा उसके बाद अगर इस किस्म की कोई प्रैक्टिसेस की गई तो उसका बहुत बुरा असर आएगा उन पार्टीज पे जो इस वक्त मोर फेवरेबल अपने आप को समझ रही हैं। राय साहब, लीगी कायद मियां नवाज शरीफ साहब जब से वापस आए हैं, वो तो खैबर ता कराची सभी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ी बड़ी जमातों के कायदीन से। आज उनकी चौधरी शुजात हुसैन साहब से मुलाकात हुई है। सबसे पहले बलूचिस्तान गए, फिर केपी के अंदर जो सिचुएशन है, कराची में उनकी टीम काम कर रही है। तो क्या ये उसी फॉर्मूले पर कारबंद है जिसको आप नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट कहते हैं, यानी नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं? देखिए, अगर वो इसके ऊपर चल पड़े तो वो इनके लिए बहुत ही फेवरेबल होगा। नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो इनके लिए बहुत फेवरेबल होगा, क्योंकि इसके बाद जो है तमाम स्ट्रेसेस रिमूव हो जाएंगी। लेकिन अभी तक जो रवैया है वो डे वन से, देखें, मैंने मियां साहब से रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ रिकंसिलिएशन के साथ आए, उन्होंने वो रिकंसिलिएशन की। उसके बाद जो दूसरा ये हुआ कि एक सिलेक्टेड वन का जो परसेप्शन बन रहा है और जो लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने की शिकायत आ रही है और वो हर तरफ से आ रही है, पुलिस की तरफ से जो डिस्टॉर्शन हो रही है, कुर्सियां उठा लेना और जलसे ना करने देना, किसी और को छोड़ना ना, ये सब चीजें मियां साहब के अकाउंट में नेगेटिविटी जनरेट कर रही हैं। अच्छा दुरानी साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है सर, इस तरह का कोई मॉडल या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इलेक्शंस के बगैर भी बन सकती है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखिए, इलेक्शन के बगैर जो हुकूमत बनती है वो हुकूमत नहीं होती, वो बेचारी मॉकरी ऑफ हुकूमत होती है और उनकी क्रेडिबिलिटी ना मुल्क में होती है ना मुल्क से बाहर होती है। हमारे यहाँ जो इंटरम सेटअप है वो नहीं, देखे ना मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये स्टेटमेंट कि देखिए 2 सूबों के अंदर सिक्योरिटी सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है, बदअमनी की फजाएं, कैंपेनिंग नहीं हो सकती, या दीगर स्टेक होल्डर्स अगर इस तरह की बातें करें तो फिर तो बड़ा डैमेजिंग होगा एट दिस पॉइंट इन टाइम। उससे इकोनॉमिक जो अगर कहीं स्टेबिलिटी आ रही है, स्टॉक एक्सचेंज मस्बत हो रही है, वो भी जाती रहेगी। तो क्या इसके बगैर भी, यानी ये इस सारे बखेड़े के बगैर भी कोई तरह का सेटअप हो सकता है सर, इंटरिम सेटअप काइंड ऑफ चीज? ये जो सेटअप, ये जो स्टेटमेंट आपने दी ना, देखें, ये मेरी जो प्रीवियस स्टेटमेंट है उसको सप्लीमेंट कर रही है कि अगर रुके
तो उसके उसके अंदर इनका ये मौकफ चाहिए होगा जो मौलाना का है या जो दूसरे लोगों के आने के इम्कानात हैं। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है या बाकी चीजें हैं, वो तो इन दो सूबों के लिए तो पिछले 1.5 साल से कभी भी ठीक नहीं हुई। इसलिए अगर ये कहा जाए कि अब तक जो इलेक्शंस नहीं हुए, अगर आइंदा भी नहीं होंगे तो उन्हीं की वजह से नहीं होंगे जिनकी वजह से अब नहीं हुए। अब इस वक्त आप देखें जो टर्म सेटअप है, टर्म सेटअप के दौरान इस्टेब्लिशमेंट ने, फौज ने, खुद इन चंद लोगों ने जो हुकूमत में है, इन्होंने जो माहौल बनाया है उसकी वजह से इकोनॉमी के ऊपर एक मुस्बत असरात आए हैं और मुल्क के अंदर एक डॉलर की प्राइस आप देख लें, स्टॉक एक्सचेंज देख लें, बाकी चीजों में इंप्रूवमेंट हुई है और वो इसीलिए हुई है कि बिला वजह की रेजिस्टेंस और बिला वजह की ऑपोजिशन एग्जिस्ट नहीं करती। अगर अगली हुकूमत जो बननी है उसको नेशनल यूनिटी फार्मूले पे बनाया जाता है और अगर इलेक्शन के बारे में जो भी एडजस्टमेंट करनी है वो भी नेशनल यूनिटी फार्मूले के मुताबिक की जाती है, तो यू कैन हैव एन इलेक्टेड सेटअप with the same effect of unity and same effect of coordination and same बट दुरानी साहब, एक effect of पॉलिटिकल collaboration. पार्टी तो इस वक्त बहुत कॉर्नर्ड है, उसके जो चेयरमैन है, सरबराह है, वो मतलब चेयरमैन नहीं रहे, अब हम बानी चेयरमैन कहते हैं। फिर बैलेट पेपर के ऊपर उनका जो इंतखाबी निशान है वो होगा या नहीं होगा, अभी तो ये इस्टेब्लिश होना है। आने तो लगता है कि उस पार्टी पर भी उफ्ताद बढ़ेगी। ऐसे में कौन सी रिकंसिलिएशन, कैसा कंसेंसस, कैसी नेशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सर, यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे होगी? देखिए ना, अब ये जो सारी सिचुएशंस हैं इनको हैंडल करना किसकी जिम्मेदारी है? ये पॉलिटिकल लोगों की जिम्मेदारी है ना, पॉलिटिकल लीडरशिप की जिम्मेदारी है। देखिए, जहां तक सवाल है इस वक्त एज ऑन टुडे जो भी सिचुएशन है उसके ऊपर किसी पार्टी के ऊपर कोई बैन नहीं है, किसी पार्टी को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जहां तक लीडरशिप के ऊपर ऑब्जेक्शंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो माजी में भी लोगों ने देखी हैं, पीपल्स पार्टी ने भी देखी है, नून ने भी देखी है, वो टोटली आउट ऑफ वो भी रहे हैं, फोकस भी रहे हैं, इलेक्शन से भी बाहर रहे, लेकिन पार्टियां तो सब रही हैं ना। इस वक्त जो रिकंसिलिएशन फौरी तौर पे की जानी चाहिए, पहले तो पार्टी लेवल्स पे होनी चाहिए कि तमाम पार्टीज को ऑन बोर्ड लिया जाए फॉर एन इलेक्टोरल प्रोसेस जिसके अंदर सब एट सेम पेज होकर चलें, और इसमें एस्टैब्लिशमेंट कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फ्रैंकली स्पीकिंग दुरानी साहब, जो फॉर्मूला आप प्रपोज कर रहे हैं इससे इलेक्शंस डिले होने के इम्कानात हो सकते हैं? नहीं, देखें, इलेक्शन डिले, मेरा तो इस फार्मूले को ना लगा के करा लें इलेक्शन। आई एम नॉट आस्किंग कि जी यू स्टॉप फॉर दिस फार्मूला। आप अगर इसके बगैर कराना चाहते हैं तो यू कैन डू इट। अगर जो बात मैं कह रहा हूं सब वॉलंटरली है, मतलब मैं किसी को कंपेल नहीं कर रहा, कोई कानून नहीं दे रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि इन इलेक्शन के बाद जो हुकूमत आपने बनानी है उसके लड़ाई झगड़े को बैठ के सेटल डाउन कर लें। अगर आप नहीं करना चाहते तो कर लें, अगर आप धांधली भी करना चाहते हैं तो कर लें। यू विल फेस द म्यूजिक, व्हाट यू विल डू है, मतलब जो व्हाट यू विल सो दैट यू विल रीप। मतलब बात ये है कि अब लोग कहते हैं जी 2018 में ऐसे हुआ, मैंने कहा अगर ऐसा हुआ तो फिर रिजल्ट भी वैसा आ गया। तो आज अगर आप वही कुछ करेंगे तो यू विल फेस द सेम म्यूजिक। अच्छा, लास्टली दुरानी साहब, क्या कंडीशंस फेवरेबल है इस वक्त फॉर इलेक्शन के पॉइंट? देखिए, इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इलेक्शन के अंदर जो कुछ भी आपने करना है तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेके करना है और पब्लिक की ओपिनियन को इन व्यू रखते हुए करना है। अगर आप कोई भी सिचुएशन है, अब देखें ना, जो स्पेकुलेशन है वो तो ये है कि जी जो भी अगर कोई आगे पीछे इलेक्शन करने हुए तो वो जो आएगा, ये जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से शेड्यूल आ जाएगा, उसके बाद की सिचुएशन है। दूसरी तरफ ये है कि जी कोर्ट की तरफ से इतनी डेफिनेट एक वो दे दी गई हुई है जिसे कहते कंपल्शन की नो वे आउट। ऐसी सूरत हाल में मैं नहीं समझता कि कोई चांस है कि इलेक्शन को आगे पीछे किया जा सके। अगर माजी में किया भी गया है तो अब बहुत मुश्किल है। दूसरा, मैं ये कहूंगा करना भी नहीं चाहिए। तीसरी बात मैं ये कहूंगा, आगे के लिए ऐसे रास्ते बना लेने चाहिए जो नेशनल इंटरेस्ट में। और चौथी बात यह है कि कोई इलेक्शन जो तमाम पार्टिसिपेंट्स की सेटिस्फेक्शन के बगैर या डिस्टॉर्शन के साथ होंगे वो आज की सूरत हाल से भी बुरी सूरत हाल पैदा कर देंगे, और जो लोग इसमें से विक्टोरियस होकर निकलेंगे वो अपनी सियासत को हमेशा के लिए लूज कर। बिजली की तकसीमकार कंपनी अपनी नाकिस कारकर्दगी पर पर्दा डालने और अहदाफ के हुसूल को यकीनी बनाने के लिए सारिफीन को तख्ता मुश्क बनाती रहती हैं, और 2 साल के वक्फे के बाद एक बार फिर ऐसा ही हुआ है। सारिफीन से ना सिर्फ ओवर बिलिंग की गई है बल्कि 1 माह से जायद अरसे के बाद
रीडिंग करके अपने लाइन लॉसेस का नुकसान भी पूरा कर लिया गया और आवाम की जेबों से तकरीबन 900 अरब के करीब निकलवाए गए हैं। और ये सब उन महीनों के दौरान हुआ है जब निगरान हुकूमत के इक़्तिदार संभालने के बाद पाकिस्तान भर में बिजली के बिलों में इजाफे पर आवाम की जानिब से भरपूर एहतजाज किया गया। इस अवामी एहतजाज के बावजूद हुकूमत का कहना था कि बिजली की कीमत में इजाफा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और हाल ही में बैनुल अक़वामी मालियाती फंड यानी IMF के साथ तय पाने वाले मुआहदे की बुनियाद पर हुआ है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। अब ये ओवर बिलिंग साबित हो चुकी है। इससे पहले भी मुख्तलिफ डिस्कोज इस तरह की हेरा फेरी में मुलव्विस रही हैं, लेकिन इस ओवर बिलिंग के एतराफ़ के बावजूद बिजली की तकसीम कार कंपनियों की टॉप मैनेजमेंट से निचली सतह तक किसी भी अफसर के खिलाफ ओवर बिलिंग पर कोई महकमाना कार्रवाई नहीं की गई और कोई सजा सामने नहीं आई है, जिससे न सिर्फ हुकूमत की रिट कमजोर हुई बल्कि हुकूमत को सियासी तौर पर भी ओवर बिलिंग के नुकसानात का सामना करना पड़ा। नेपरा पहले भी सिर्फ एक्शन की बजाय रिपोर्ट ही जारी करता था और इस बार भी उसने एक रिपोर्ट जारी की है। हौलनाक इंकशाफात सामने आए हैं। नेपरा ने अपनी 14 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में बताया कि कोई एक तकसीम कार कंपनी भी ऐसी नहीं है जो 100% दुरुस्त बिलिंग कर रही है। जुलाई और अगस्त 2023 में मुल्क भर के सारिफीन की जानिब से इजाफी, जायद और गलत बिलों की शिकायत पर जांच पड़ताल की गई और इंक्वायरी में पता चला कि सारिफीन से चार्ज की गई रकम बिल पर मौजूद मीटर रीडिंग की तस्वीर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। कुछ केसेस में तस्वीर या तो गैर वाज़ेह थी या तो फिर जानबूझकर उस बिल के अंदर मौजूद ही नहीं थी, ली नहीं गई थी। मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी यानी मेपको, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी यानी लेस्को, कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी केस्को और सखर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी सेप्को ने गलत तस्वीरों के साथ सबसे ज्यादा बिल भेजे। सारिफीन को लाजमी 30 दिन की बिलिंग की मुद्दत से जायद का बिल भेज दिया गया और जिसके नतीजे में प्रोटेक्टेड सारिफीन को ऊपर वाले स्लैब की शरह से बिल भेजे गए। कानून के तहत मीटर रीडिंग लाजमी तौर पर 30 दिन से कम या ज्यादा से ज्यादा 30 दिन तक की जानी चाहिए। ताहम नेपरा को पता चला कि 1 करोड़ 37 लाख से जायद घरेलू सारिफीन को इन 2 महीनों के बिल 30 दिन से जायद मुद्दत के भेजे गए, जबकि 32 लाख सारिफीन से बिल का जायद दौरानिया होने के नतीजे में महंगे स्लैब के मुताबिक चार्जेस भेजे गए, जिससे 8,40,000 सारिफीन प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकल गए, जबकि 52,800 सारिफीन नॉन लाइफलाइन कैटेगरी में मुंतकिल हो गए। सिर्फ मेपको ने 79,90,000 सारिफीन को जुलाई और अगस्त में जायद बिल भेजे। गुजरावाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी यानी गैपको ने 16,50,000 सारिफीन, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी यानी फेस्को ने 11,90,000 सारिफीन, लेस्को ने 11,70,000, हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने 7,30,105, सेप्को ने 3,26,249, पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी यानी पेस्को ने 3,13,596, केस्को ने 1,64,987 और इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी यानी आइस्को ने 45,850 सारिफीन को जायद बिल भेजे। ये आदादोशुमार 11 में से 9 डिस्कोस के हैं। के इलेक्ट्रिक और ट्राइबल इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने मुकम्मल डेटा फराम नहीं किया। के इलेक्ट्रिक ने 78,000 सारिफीन को जुलाई और 66,000 को अगस्त में गलत तस्वीर की बुनियाद पर बिल जारी किए। इसी तरह 1,06,80,000 सारिफीन को 30 दिन से जायद दौरानिए के बिल भेजे गए। कुछ केसेस में 40 दिन से जायद तक की बिलिंग की गई। 2,40,000 से जायद सारिफीन को 40 दिन से जायद दौरानिए के बिल भेजे गए। रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई कि बिजली की तकसीम कार कंपनीज ने इन 2 महीनों में 4 लाख सारिफीन को खराब मीटर के बहाने औसत बिल भेजे। अगस्त 2023 तक 4,92,478 खराब मीटर्स को तब्दील करने की जरूरत थी। ये मीटर्स 2 माह से 3 माह से जायद तक खराब रहे और कानून के तहत ऐसे मीटर्स को 2 ओवर बिलिंग के अंदर लाजमी तब्दील करना होता है। 2 बिल्स आते हैं तो उसमें तब्दील करना होता है और मुतल्लिका तकसीम कार कंपनीज ने मीटर्स तब्दील करने की बजाय खराब करार दिए जाने की मुद्दत से औसत बुनियादों पर बिलिंग की। ये इंकशाफात हौलनाक हैं। बिजली की तकसीम कार कंपनियां आदि चोरों की हैसियत हासिल कर चुकी हैं, क्योंकि वो इस तरह के इकदामात हर 2 साल बाद दोहराती हैं। रिवायती रिपोर्ट और इंक्वायरी की जाती है लेकिन किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं, जिसकी वजह से ये दोबारा ऐसे काम अंजाम देने के काबिल हो जाती है और ना इन कंपनी से कभी ओवर बिलिंग से हासिल की गई रकम वापस सारिफीन को मुंतकिल की गई है, क्योंकि रकम का कुछ हिस्सा खुद गवर्नमेंट के खजाने में जाता है। इसलिए हुकूमत भी अक्सर औकात मुजरिमाना खामोशी इख्तियार कर लेती है। मिसाल के तौर पर 2 बरस पहले यानी 2021 में भी तकरीबन 8 डिस्कोस ने इसी तरह के स्कैंडल में मुलव्विस पाई गई, ऐसा ही काम किया। ये दौर तहरीक इंसाफ का था और हमाद अजहर वजीर तवानाई थे। तब भी ये इंकशाफ हुआ था कि जनवरी 2021 से अगस्त 2021 तक 8 माह के दौरान मुल्तान, सखर, कराची, लाहौर, हैदराबाद, गुजरावाला और फैसलाबाद के लाखों सारिफीन को बिजली के तयशुदा बिल 31 रोज़ की बजाय 37 रोज़ की बुनियाद पर जारी किए गए
और उस वक्त 31 रोज में 300 यूनिट का बिल 3200 रुपए बनता था। लिहाजा इस तरह एक रोज के इजाफे से बिलों में 600 रुपए का इजाफा हो गया था। यानी 31 की बजाय 37 रोज का बिल भिजवाने से कई करोड़ सारिफीन से इजाफी बिलिंग की गई। लाखों सारिफीन प्रोटेक्टेड और लाइफलाइन कैटेगरी से निकलकर महंगी कैटेगरी में चले गए। तब के इलेक्ट्रिक कंपनी जो फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, गुजरावाला इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी और सखर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने अपने सारिफीन को मुकर्ररा 31 यौम से जायद दिनों का बिल एक माह से जायद बार भेजा। इन कंपनीज में से बाज ने तो 35 से 37 दिन तक के बिल भी सारिफीन को भेजे। पुराने और इस नए स्कैंडल के सामने आने के बाद कहा जा सकता है कि एक तरफ बिजली फराम करने वाली कंपनियां आवाम की जेबों पर करोड़ों रुपए का डाका डाल रही हैं, तो दूसरी तरफ हुकूमत और रेगुलेटर्स खामोश तमाशाई बने हुए हैं। यानी नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा, जिसकी जिम्मेदारी शहरियों को नाजायज बिलिंग से बचाना भी है, वो इस मामले पर काफ़ी सुस्त रवि का शिकार दिखाई देती है। इसलिए यह कहना बेजा नहीं है कि तब 8 माह के दौरान और अब 2 माह के दौरान 36 और 37 दिन के बिजली के बिल भिजवाना दिन दहाड़ी डकैती की मुतरादिफ है। या सवाल यह है कि ऐसे स्कैंडल में मुलविस अफराद को कैसे सख्त से सख्त सजा दी जा सकती है। नेपरा ये लूटी गई रकम डिस्को से वापस कैसे ले सकता है और सारिफीन को लौटाने का तरीकाकार क्या होगा। ये सवाल सारे के सारे रेगुलेटर से है, जो नेपरा से है, कि नेपरा किस तरह से कम से कम इन गलतियों का अजाला करके वो सारिफीन जिनकी जेबों से करोड़ों रुपया ईंठा गया है उनको वापस दिलवा सकता है और फिर उन लोगों को जिन्होंने गफलत की वाकई सजा भी दी जा सकती है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।